गुड मॉर्निंग बाबू। क्लास 8 सभी बच्चे ध्यान दो। एज यू नो वेरी वेल दैट कि कल हम लोगों ने ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट जो था हम लोग का संसदनात्मक कार्य प्रणाली की जो सरकारें हमारे देश के अंदर में रन करती है उसकी कुछ ऐसे बेसिकली है ना चीज़ों पर चर्चा किए थे जो कहीं ना कहीं सेल्फ एफर्ट किया गया था, है ना। तो जैसा कि तुम्हें पता है ऑलरेडी, यू हैव नो वेरी वेल अबाउट in this chapter we will study about the meaning of the parliamentary form of the government, है ना। कि संसदात्मक कार्य प्रणाली वाली जो सरकारें हमारी होती है वो किस प्रकार से कार्य करती है और क्या उसका मतलब हमारा बनता है। एंड देन नेक्स्ट है वाई इंडिया हैज़ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। भारत को संसदात्मक कार्य प्रणाली वाली सरकारें ही क्यों पसंद है या इसकी क्यों ज़रूरत है। और इसके बाद में तुम्हारा कंपोनेंट्स ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट, फिर पार्लियामेंट किस प्रकार से कार्य करती है और उसका क्या फंक्शन हमारा है इसके बारे में। तो इस पीडीएफ में इस सेक्शन में मैंने जो ये कैटेगराइज किया है, सेगमेंट जो तैयार मैंने किया है, ये आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन के साथ में पार्लियामेंट के वर्क तक इसको शामिल किया गया है। लेकिन जैसा कि तुम्हें पता होगा ये सिविक्स देखने में लगता है आसान, लेकिन अगर इसकी डिटेल्स एनालिसिस करोगे तो ये काफ़ी डिटेल्स और बड़ा तुम्हारा कंटेंटफुल हो जाता है। तो इसी को ध्यान में रह करके ये जो पीडीएफ है इसको 2 सेगमेंट में हम लोग पढ़ेंगे, है ना। एक बेसिक हम लोग इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि वो कौन सी शर्तें हैं, वो कौन सी कंडीशंस ऐसे होते हैं जिसमें हम लोगों ने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट को ही अडॉप्ट किया। और फिर ऐसे कौन से कंपोजिशन हमारे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट के जो कंपोजिशंस हैं जिसमें लोकसभा, लोअर असेंबली और राज्यसभा जो हमारा हायर असेंबली है उसके मेंबर्स का चुनाव हमारा कैसे होता है, उसके क्या क्या हमारे कार्य होते हैं, है ना, इसके बारे में। और चूँकि पावर एंड फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट गवर्नमेंट एंड द पार्लियामेंट्री वर्क जो हमारा होता है ये ज्वाइंट वे में कंडक्ट होता है। इट मीन्स दैट कि नियर अबाउट देखा जाए तो राज्यसभा और लोकसभा हायर एंड लोअर असेंबली होने के बावजूद भी ये संसद संयुक्त रूप से इसकी पहचान हमारी होती है, इसलिए कंपोनेंट इसको कहा जाता है, कंपोजिशंस कहा जाता है ना, एक दूसरे का पूरक है। और जो लेजिस्लेटिव जो हमारी वर्क होते हैं जिसमें विधायी कार्य जिसको हम लोग कहते हैं, कानून बनाना, उसको कंट्रोल करना, फाइनेंशियल व्यवस्था को कंट्रोल करना, सरकार चलाना, ये तमाम प्रकार के जो प्रयास हमारे होते हैं ये दोनों ज्वाइंट सेशन से हमारा कंडक्ट होता है। अलग बात है कि सरकार हमारी जो होती है रिस्पॉन्सिबल होती है अबाउट लोकसभा, है ना, चूँकि उसका टेन्योर 5 ईयर्स का है और लोकसभा का भी टेन्योर हमारा 5 ईयर्स का है। तो एक सर्टेन टाइम के बाद में वो डिजॉल्व होना होता है। लेकिन ये पूरी कंप्लीट जो व्यवस्था कानून बनाने से लेकर के अमेंडमेंट की जहाँ तक बात है, सरकार चलाने की बातें हैं, फाइनेंशियल सिचुएशन को कंट्रोल करना है, जुडिशल फंक्शंस जो प्ले हमारे होते हैं या इलेक्टोरल फंक्शन जो तमाम गतिविधियां हमारी, बजट का निर्माण करना, पार्लियामेंट के सेशन को बुलाना, ये तमाम ऐसे जो वर्क हमारे होते हैं ये साथ साथ होते हैं, ठीक है। तो ये पावर एंड फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट जो है हम लोग नेक्स्ट सेगमेंट में पढ़ेंगे। आज हम लोग बेसिकली जो शुरुआत में पेज नंबर 232, 233 और 234 में ये लोकसभा और राज्यसभा तक हम लोग इसको पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो आते हैं टू द पॉइंट हम लोग। तो इसमें देखो, एज यू नो ऑलरेडी गिवन दैट इन योर चैप्टर द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट इज दैट इन विच the real power is in the hands of the parliament and the executive is responsible to the parliament. The prime minister enjoy the real powers and the president is the nominal head of the state and India has a parliamentary form of the government. ये कह रहा है कि भारत में इंटरटेनिंग जो हमारी सरकार तंत्र जो चलाने की हमारी होती है उसमें संसाधनात्मक प्रणाली को अडॉप्ट किया गया है और इसका जो एक्चुअल और रियल पावर जो होता है हमारा केंद्र की जो सार्वभौमिक सरकार यूनिवर्सल गवर्नमेंट हमारी होती है ना, उसमें इस देश की पूरी शक्ति निहित होती है, जिसमें एग्जीक्यूट करने का रियल पावर हमारा प्रेसिडेंट के द्वारा, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा इंटरटेन किया जाता है। और जैसे राज्यों में हमारे राज्यपाल होते हैं उसी तरीके से प्रेसिडेंट एक एज ए नॉमिनल हेड हमारे स्टाम्प पर मुहर की तरह कार्य करते हैं। और चूँकि हमारे देश पार्लियामेंट्री होने के साथ साथ में ये संवैधानिक कार्य व्यवस्था के हिसाब से चलने वाला भी देश है,
तो इसमें राष्ट्रपति का, राज्यपाल वगैरह की अहमियत बहुत ज़्यादा होती है। गणतंत्रात्मक रिपब्लिकन स्टेट हमारा है ना, तो उसमें उसका एक अपना सिग्निफिकेंस होता है राष्ट्रपति का। लेकिन एक्चुअल पावर पार्लियामेंट्री सिस्टम होने के कारण हमारा प्रधानमंत्री के द्वारा ही इंटरटेन किया जाता है, जैसे कि राज्यों में तुम्हारा मुख्यमंत्री करता है। तो जो क्लास 7 में तुम लोगों ने स्टेट गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा था, है ना, तो उसमें ओवरऑल चीज़ों पर जिक्र किया गया था। और चूंकि मैंने ही पढ़ाया था आप लोगों को क्लास 7 में, मुझे पूरा याद है, तो उस लिहाज से मैंने उस समय भी तुम्हारा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में थोड़ा सा ब्रीफिंग किया था। अगर आपके पार्ट्स में नोट सुरक्षित होगा तो आप उसको देख सकते हैं। वो क्लास में मैंने नोट भी करवाया था तुम लोगों को, है ना, कि कैसे ये कार्य हमारा करता है। नेक्स्ट टर्म दे रहा है तुम्हारा कि वाई इंडिया हैज़ अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। भारत को संसदनात्मक कार्य प्रणाली वाली सरकारें ही क्यों पसंद है, या क्यों ऐसा हो सकता है। तो मैंने कल भी तुम लोगों को ब्रीफ किया था कि हमारा देश जो है पूरी दुनिया में ये पॉपुलेशन के एक्सप्लोरेशन के बेस पर एनालिसिस किया जाए, ऑन द बेसिस ऑफ द पॉपुलेशन, आप देख सकते हो कि हमारा देश का नंबर और पोजीशन जो है पूरे वर्ल्ड में नंबर 2 है। लगभग 2021 की जनगणना का अगर एनालिसिस करें, चूँकि 2021 की जनगणना ऑलरेडी हो चुका और प्रारंभ हो रहा होता, लेकिन ड्यू टू कोरोना सभी गतिविधियां बंद है, तो उसके हिसाब से वो भी नहीं। 10 साल पर जो सेंसस हमारा होता है, लास्ट सेंसस तुम्हारा 2011 में हुआ था। उस लिहाज से अगर देखा जाए तो अगर वर्तमान में जितने भी एपिडेमिक पेंडेमिक कंडीशंस होने के बावजूद भी हमारे देश में मेडिकल फैसिलिटी बढ़ने के कारण डेथ रेट जो है तुम्हारा कंट्रोल हुआ है, बर्थ रेट बढ़ा है। चूँकि देश में 11 के सर्वे के अकॉर्डिंगली मोर देन 50% यानी कि 56 करोड़ के आसपास में यूथ तुम्हारे यंग पॉपुलेशन थे। तो स्वाभाविक है कि उसके बेस पर एनालिसिस किया जाए तो पूरी दुनिया में सबसे यंग कंट्री मानी जाती है इंडिया। तो जो थर्ड जनरेशन के हमारे कमिंग यानी आने की जो संभावना है वो प्रबल ज़्यादा दिखती है। इस लिहाज से देखा जाए तो वर्तमान में एक मोटा मोटी रफली जिसको हम लोग कहते हैं लमसम जो कंडीशंस हमारी होती है, लगभग 150 करोड़ होगा, जो पूरे वर्ल्ड में चाइना के बाद में नंबर 2 है। तो इतने बड़े देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था, चूँकि लोकतांत्रिक जो व्यवस्थाएं हमारी होती है उसके बारे में तुम लोग को भी ऑलरेडी पता है, जूनियर क्लासेस 6 में भी तुम लोग पढ़ चुके हो डेमोक्रेसी के बारे में, कि डेमोक्रेसी इज़ द फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट एंड द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। जनतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा ही संचालित सरकार होती है। ये अब्राहम लिंकन की परिभाषा है। तो उस लिहाज से देखा जाता है 150 करोड़ लोगों के प्रेजेंटेशंस की जो सवाल है वो हम डायरेक्ट डेमोक्रेसी को हम फॉलो नहीं कर सकते देश के अंदर में। तो हमारे पास में एक लाचारी और बेबसी कह सकते हो कि हम अपने देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था जो चल रही है उसमें हम इनडायरेक्ट डेमोक्रेटिकल सिस्टम को ही हम लोग इंटरटेन कर सकते हैं। तो इस प्रकार के जो इनडायरेक्ट डेमोक्रेटिकल जो सिस्टम रन कर रहे हैं उसके लिए हमें अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करना पड़ता है। इट मीन्स दैट कि आई मीन टू से दैट कि यू हैव टू इलेक्ट योर रिप्रेजेंटेटिव, है ना, अपने प्रतिनिधि का चुनाव करना होगा। हमारे यहाँ फेडरल स्ट्रक्चर की सरकारें भी है जहाँ मोर देन 1 लेयर की सरकारें हैं, जैसे कि केंद्र की सरकार तुम देख सकते हो, राज्य की सरकारें देख सकते हो, और लोकल बॉडी। जो पिछले क्लासेज में तुम लोग लोकल बॉडी और स्टेट गवर्नमेंट पढ़ चुके हो, अब हमें यूनियन गवर्नमेंट के बारे में पढ़ना है, यानी कि जो वर्तमान में अभी केंद्र की जो मोदी सरकार चल रही है उसके बारे में पढ़ना है। तो इसमें कह भी रहा है कि इंडिया इज ए वेरी बिग कंट्री विथ लार्ज पॉपुलेशन साइज एंड सो नंबर ऑफ द वोटर्स इन लार्ज। ये वोटर्स की संख्या काफ़ी ज़्यादा है और हम डायरेक्ट नहीं चुन सकते हैं। दूसरा कह रहा है कि इंडिया लीडर्स वेयर अ फैमिलियर विद द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट इन द प्री इंडिपेंडेंस पीरियड। आपको पता होना चाहिए कि अंग्रेज हमारे देश पर दमन और शोषण जरूर किए, लेकिन यूरोपियन कंट्री में जो तुम्हारा ये रेनेसेंस यानी कि जो पुनर्जागरण का काल रहा, इवन आपको अच्छे से पता है या सीनियर क्लासेज में तुम लोग 9 में पढ़ोगे भी फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में। यही फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 का पूरी दुनिया को एक मैसेज दिया कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को हमारा बहाल किया जा सकता है ना। या एक 1688 की घटना है यूके का, है ना, वो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द डेमोक्रेटिकल सिस्टम इन ब्रिटेन। तो चूँकि ब्रिटिश आए थे तो वहाँ पर जितने भी मतलब अगर हम डेमोक्रेटिकल वैल्यूज़ की बातें करें, इट मीन्स दैट कि इक्वलिटी हो, है ना, फ्रीडम हो, लिबर्टी हो, फेटर्निटी हो, डिग्निटी हो,
ये तमाम प्रकार के ऐसे जो हमारे लोकतांत्रिक मूल्य की बात है, जहाँ पर स्वतंत्रता की बातें, समानता की बातें, विश्व बंधुत्व की बातें, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, डिटर्मिनेशंस, ऐसे तमाम गतिविधियां हमारी ब्रिटिश सरकारों के द्वारा यहाँ आने के जस्ट पहले वहाँ पर प्रारंभ हो चुकी थी। और कहीं न कहीं यही कारण है, कहा जाता है कि लोकतंत्र एक ऐसी व्यवस्था है जहाँ पर हम समान मूल्यों के साथ में हर एक व्यक्ति की गरिमा के साथ में इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं। नतीजा ये होता है कि पूरी दुनिया जो है जोड़ लगाती है, या जो पार्टिकुलर कंट्री जहाँ पर लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को मजबूती से बहाल किया जाता है और आइडियल कंडीशन में बहाल किया जाता है, वो देश काफ़ी तरक्की की सीढ़ियाँ चढ़ता है। जैसे पिछले दिनों तुम लोगों ने देखा होगा, पार्लियामेंट का जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, नया संसद भवन बनाने की जो बात हुई थी, उसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी एक वक्तव्य आया था कि अच्छा वाला लोकतंत्र, है ना, अच्छा वाला लोकतंत्र, जिसको लेकर के बहुत सारे सोशल मीडिया और तमाम प्रकार के मीडियाज में क्रिटिसिज्म किया गया कि अब देश अच्छा वाला लोकतंत्र की तरफ नहीं बल्कि एक डिटेक्ट करने वाले डेमोक्रेटिकल सिस्टम की तरफ बढ़ना चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छा लोकतंत्र हो गया, ये देश के लिए बहुत बड़ी बाधा, बैरियर हो सकती है। क्योंकि पिछले दिनों मैंने देखा था, एक चैनल तुम्हारा है, प्रो बीजेपी चैनल है, जी न्यूज़, है ना, वो थोड़ा सा पॉलिटिकल चीज़ है लेकिन वो थोड़ा सा जानना ज़रूरी है। वहाँ के जो चीफ एडिटर हैं हमारे सुधीर चौधरी, उन्होंने भी इस चीज़ का क्रिटिसिज्म किया था कि इतना स्वीट और स्वीटेस्ट डेमोक्रेटिक को एस्टेब्लिशमेंट करने की जो सपना हमारे प्रधानमंत्री दे रहे हैं, ये देश में सफल हमारा नहीं होगा। लेकिन मान के चलो कि जब देश की लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को हम सभी लोग मिलकर के बहाल करना चाहते हैं, तो आइडियल चीज़ें होनी चाहिए, है ना। ऐसा नहीं है कि अगर लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं सही ढंग से हैंडल नहीं हो रही है तो हम कहीं ना कहीं उत्तरी कोरिया और सूडान और मिस्र की तरह बन जाए, तो ये भी सही नहीं है। क्योंकि भारत, तुम्हें पता होना चाहिए, विश्व गुरु है और लोकतंत्र की बहुत बड़ी जननी, एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है डेमोक्रेटिकल सिस्टम को इंटरटेन करने का। दुनिया का सबसे बड़ा संविधान हमारे पास में है। दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिकल सिस्टम में एक लार्ज पॉपुलेशन का हम लोग नेतृत्व कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर हम आइडियल चीज़ों को नहीं छोड़ सकते हम। तो ये ब्रिटिश जब आए हमारे देश में तो एक्सप्लॉयटेशन जरूर किए, आर्थिक शोषण तो हुआ ही, सोशल एक्सप्लॉयटेशन भी हमारे समाज में हुआ, लेकिन अच्छी चीज़ों को लेकर के आए थे। और जो ये पिछला पार्लियामेंट जो तुम देख रहे हो बना हुआ है 1925 का, 1922 में बना था, तो ये लगभग अपने 100 ईयर्स को पूरा करने जा रहा है। और इसमें संसदनात्मक कार्य प्रणाली को अडॉप्ट करने का प्रयास हमारे ब्रिटिशों के द्वारा किया गया। जितने भी वैसे इंडिया रूलिंग एक्ट आए, आप प्रारंभ कर सकते हो 1858 से। ऐसे देखा जाए तो कायदे से 1773 रेगुलेटिंग एक्ट से ही प्रारंभ हो जाता है, लेकिन चूंकि आप लोग जूनियर क्लास के स्टूडेंट हैं तो उतना ज़्यादा डिटेल्स पीछे नहीं जाना है। मान के चलो 1757 की घटना के बाद में फ्रीडम फाइटिंग जो हुआ था हमारा पहला फर्स्ट फ्रीडम फाइटिंग, जिसमें झांसी की रानी वगैरह शहीद हुई थी, वहाँ के बाद से जो 1858 का अधिनियम जो आया था, वहाँ से भी अगर हम प्रारंभ करें तो रिसेंटली अगर 4 को देखें, 1909 का तुम्हारा मार्ले मिंटो, है ना, 1919 का मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड, 1900 ये 1935 का भारत शासन अधिनियम और 1946 का कैबिनेट मिशन, ये तमाम ऐसे जो चार्टर्ड और रूलिंग एक्ट जो उधर से आए ब्रिटिश की तरफ से, उसमें सभी जगहों पर पार्लियामेंट्री सिस्टम को बहाल करने की बात हमारी की गई थी। तो इसके प्री इंडिपेंडेंस पीरियड से ही हमारा प्रारंभ हो चुका था। एंड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट इज द कंसीडर्ड मोर इलास्टिक एंड फ्लेक्सिबल एज देयर इज अ नो फिक्स टेन्योर ऑफ द एग्जीक्यूट एंड सच इट कैन बी इजिली अडॉप्ट टू द चार्जिंग सिचुएशन। ये काफ़ी फ्लेक्सिबल है, काफ़ी इलास्टिक है, काफ़ी लचीला है, काफ़ी इसमें संभावनाएं हमारी छुपी हुई थी। और इसके टेन्योर कंडीशन में एक ज़रूर लिमिटेशंस हमारा होता है ना, कि 5 साल के लिए चुना जाता है। लेकिन अगर सरकार, है ना, जनता की उम्मीदों पर खरी नहीं उतरती है या विश्वास मत की स्थिति में नहीं हमारी होती है, तो बीच में भी उसको डिजॉल्व करके हमारा मिड टर्म इलेक्शन कराया जा सकता है, ठीक है, जहाँ पर नपी तुली सरकार चल रही होती है, या ऐसे बहुत सारे प्रोविज़न हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के तहत में किया गया है, जिसमें आर्टिकल तुम लोग जानते हो इसके बारे में, 352, 56 और 360 के बारे में, है ना। राज्यों की सरकारों को सस्पेंड करने का अधिकार हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के पास में है। 356, 352 पूरे देश में राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति लगाने का अधिकार है, और 360 वित्तीय आपातकाल की भी व्यवस्था है ना। अगर सरकार सत्ता में रहने के बावजूद भी अगर दुरुपयोग करती है तो उसको हम डिजॉल्व कर सकते हैं। तो ये इसकी बहुत बड़ी खूबी और खासियत है।
वही चीज़ जो मैंने जिक्र किया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव सुप्रीम पावर टू द पार्लियामेंट एंड द पार्लियामेंट रिप्रेजेंट द इंटायर पॉपुलेशन एंड पीपल ऑफ द कंट्री, इट वर्क्स और एक्ट्स ऑफ द बिहेव ऑन द पीपल ऑफ इंडिया। ये भारत के प्रतिनिधि के तौर पर कार्य करता है। ऐसा ऑर्गन्स ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट, भारत के जो सरकार हमारी रन करती है उसके कौन से ऑर्गन होते हैं। तो जैसे पावर शेयरिंग में तुम लोग को मैंने बताया था, वर्टिकल पावर शेयरिंग, जिसको हम लोग मोर देन वन लेयर की बातें करते हैं, जिसको हम लोग फेडरलिज्म कहते हैं, संघवाद। ये भी तुम्हारे जूनियर क्लासेज में 7 में जब मैं पढ़ा रहा था तो वहाँ पर पावर शेयरिंग का जो वर्टिकल फार्मूला और पावर शेयरिंग का जो हॉरिजॉन्टल फार्मूला हमारा होता है, यानी कि सत्ता का जो क्षैतिज वितरण और सत्ता का हमारा विवर्त वितरण, इसके बारे में हम लोगों ने तुमको बताया था। जिसमें 1 2 3 लेयर की सरकार है। ऊपर में टॉप में तुम्हारा सेंट्रल गवर्नमेंट है, जिसको यूनियन गवर्नमेंट भी हम लोग कहते हैं। सेकेंड वाले जगह पर नीचे आओगे तो स्टेट गवर्नमेंट, और थर्ड वन पर तुम्हारा लोकल बॉडी। लोकल बॉडी का भी क्लासिफिकेशन 2 पार्ट में है ना। ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन अर्बन एरिया और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन रूरल एरिया, जहाँ पर अर्बन एरिया में भी 3 लेयर तुमको देखने को मिलेंगे, जिसमें म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, म्युनिसिपल काउंसिल एंड म्युनिसिपल पंचायत, 3 लेयर की हो गया। और हमारे ग्रामीण जो क्षेत्रों में भी तुम देखोगे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन जो रूरल एरिया है, वहाँ भी 3 लेयर की सरकारें तुमको देखने को मिलेगी, जिसमें जिला परिषद, ब्लॉक लेवल पर पंचायत समिति और एक ग्राम पंचायत लेवल पर। कहीं कहीं 4 लेयर की भी सरकारें हैं, जैसे वहाँ पर ये पश्चिम बंगाल में है, और बिहार में पिछले दिनों नीतीश कुमार ने भी उसमें एक थोड़ा सा एक डिवीज़न करने का प्रयास किया था, यूनियन ऑफ द वार्ड्स का, है ना। यानी कि पंचायतों में एक आसपास के जो वार्ड्स का हमारे यूनियन फॉर्म होंगे, और उस यूनियन के जो हेड होगा हमारा, वो मुखिया के साथ में एक कोऑर्डिनेटर की तरह कार्य करेगा, और उस पर्टिकुलर वार्ड में उसको डेवलपमेंट जो भी कुछ कार्य हमारे होंगे उसको करने का वो प्रयास करेगा। इसी तरीके से जब हम हॉरिजॉन्टली जाते हैं तो तीनों लेयर पर तुम देख सकते हो कि एग्जीक्यूट करने का पावर प्रोवाइड किया गया है, लेजिस्लेट करने का पावर प्रोवाइड किया गया है, और जुडिशियल फंक्शन भी हमारी रन करती है। तो पंचायत स्तर पर भी ये बातें देखने को मिलती है, लेजिस्लेटिव बॉडी, एग्जीक्यूटिव बॉडी एंड जुडिशियल फॉर्म। स्टेट गवर्नमेंट के संदर्भ पर भी देखोगे, राज्य के विषय अपने अलग होते हैं, यूनियन लिस्ट के अलग हमारा स्टेट लिस्ट होता है। जैसे वर्तमान में तुम्हारा कृषि बिल वाला जो मैटर है, इसमें बहुत सारे लोग ऐसे तर्क दे रहे हैं कि कृषि जो है राज्य का विषय है, तो उस पर केंद्र कानून नहीं बना सकती है। लेकिन ये वही लोग कह रहे हैं जिनको सही ढंग से इसके बारे में अच्छे से जानकारी नहीं है, क्योंकि ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न किए गए हैं जहाँ पर कमर्शियल एंड जो इन्हांसमेंट की कंडीशन पैदा होती है, उस स्थिति में केंद्र सरकार हमारा कानून बना सकता है। बिहार के ही कुछ बड़े लीडर्स जो हैं इस पर सुप्रीम कोर्ट वगैरह की तरफ में गए हैं कि इसको कैंसिल करा दिया जाएगा, लेकिन इतना आसान नहीं है कैंसिल करना। तो ये विषय होता है। तो जो राज्य के अपने विषय होते हैं उस पर कानून बनाने का अधिकार हमारा नीतीश जी के पास में है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश, या हर एक राज्यों के अपने सीएम के पास में होता है। और एग्जीक्यूट करना, है ना, अपने स्टेट ब्यूरोक्रेट से उसको एग्जीक्यूट कराने का कार्य हमारा स्टेट गवर्नमेंट करती है। और जुडिशल फंक्शन में तुम्हें पता होना चाहिए कि हर एक राज्यों में जो हमारा राजधानी क्षेत्र या जो इससे पास में होते हैं वहाँ पर हाई कोर्ट रन करती है। इसी तरीके से केंद्र की सरकारों में लेजिस्लेशन का काम हमारा जो होता है, केंद्र की बैठी हुई सांसद और मोदी सरकार करती है। एग्जीक्यूट करने का अधिकार हमारा प्रधानमंत्री के पास में, और कैबिनेट ऑफ काउंसिल में मैंने तीनों को शामिल किया है, जिसमें एक कैबिनेट मिनिस्टर, दूसरा तुम्हारा इंडिपेंडेंट कैबिनेट मिनिस्टर, स्वतंत्र प्रभार जिसको हम लोग कहते हैं, और तीसरा हमारा डिप्टी कैबिनेट मिनिस्टर। ये सेम चीज़ तुम्हारा स्टेट में भी रन करता था, जो कि केंद्र में भी है। इसके बाद में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन से चुने गए जो भी हमारे आईएएस होते हैं, आईएफएस होते हैं, आईपीएस होते हैं, और ऐसे ब्यूरोक्रेट्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट की एम्प्लॉई हैं, चाहे स्टेट सेंट्रल एसएससी का मैटर हो या कोई अन्य केंद्रीय स्तर के कर्मचारी हमारे होते हैं, तो वो एग्जीक्यूट करने का काम हमारा करता है, तो इसको हम लोग एग्जीक्यूटिव बॉडी कहते हैं। और थर्ड वन जो जुडिशियल फॉर्म हमारा होता है, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि यूनियन जुडिशियल जो फॉर्म होता है वो सुप्रीम कोर्ट है ना। यानी कि कोई भी अगर सार्वभौमिक फैसला देना हो तो हमारे देश में एकमात्र इकाई है तुम्हारी सुप्रीम कोर्ट, जो सबसे यूनिवर्सल मानी जाती है, उसकी मैटर को मानना पड़ता है। जैसे कृषि बिल वाला मैटर भी, जो उसमें 3 बिल का विरोध देश में किया जा रहा है, इसको चुनौती बहुत सारे लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में दिया है। अब देखो उस पर सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला लेती है। पूरा यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट जो है सरकार के साथ खड़ी होगी, क्योंकि सरकार का डिसीजन बिल्कुल सही है। कृषि बिल वाले मैटर में बहुत सारी चीज़ों पर बवाल हो रहा है, लेकिन उसको ज़्यादा समझने की ज़रूरत है।
और मोदी बार बार हर एक प्लेटफॉर्म पर ही बात कर रहे हैं कि मैं देश के किसानों के लिए समर्पित हूँ, किसान का बेटा हूँ, मैं उसके साथ बात करना चाहता हूँ। लोग बातों को समझ नहीं रहे हैं। तो ये बातें हो गई। अब आते हैं हम पार्लियामेंट की व्यवस्था पर। तो पार्लियामेंट में दो प्रकार के जो कंपोजिशंस रिलेशन हमारे देखने को मिल रहे हैं, दो। तो ये चूंकि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट हमारे अडॉप्ट किया गया था ब्रिटेन से ही, और तुम्हें पता होगा कि ब्रिटेन में जो संसदनात्मक कार्य प्रणाली हमारी होती है उसमें हाउस ऑफ लॉर्ड्स एंड हाउस ऑफ कॉमन्स की व्यवस्था है। हाउस ऑफ लॉर्ड्स को वहाँ पर हायर असेंबली कहा जाता है, और हाउस ऑफ कॉमन हमारा जो होता है वो लोकसभा की तरह बिहेव करता है, मतलब लोअर असेंबली है। तो उसी के तर्ज पर हमारे देश के अंदर भी हायर असेंबली यानी कि राज्यसभा का इस्टेब्लिशमेंट हुआ, और लोकसभा यानी कि तुम्हारा लोअर असेंबली का फॉर्मेशन हुआ। और ये दोनों की ज्वाइंट यानी कि जो तुम लोगों ने पिछले दिनों पढ़ा होगा, यूनिकैमरल सिस्टम और बाई कैमरल सिस्टम। तो यूनिकैमरल सिस्टम में एकात्मक संसदात्मक प्रणाली हमारी होती है, संसदीय व्यवस्था होती है, संसद होता है हमारा। जैसे कि कुछ कुछ राज्यों में ऐसे हैं हमारे केवल विधानसभा ही रन करती है, और जहाँ बाई कैमरल व्यवस्था होती है वहाँ पर दो सदन रन करते हैं हमारे, है ना। जैसे कि बिहार में तुम्हारा बाई कैमरल सिस्टम है, जैसे कि विधान परिषद है और विधानसभा है। ऐसे पूरे देश में 7 ऐसे स्टेट हैं जो बाई कैमरल लेजिस्लेटिव फॉर्म के तहत में कार्य करते हैं, और रेस्ट और भी जो स्टेट हमारे हैं वहाँ केवल यूनिकैमरल फंक्शन रन करता है। अब इसमें कोई पूछ सकता है कि जब एक सदन से सरकार चल सकती है, कार्य हो ही सकता है, तो दो सदन बनाने की क्यों आवश्यकता है। किसी बच्चों के मन में ऐसी जिज्ञासा उत्पन्न हो सकती है कि व्हाट इज़ द रीजन बिहाइंड इट द फॉर्मेशन ऑफ द बाई कैमरल सिस्टम। तो आपका सवाल सही है, पूछना चाहिए। अगर आप क्रिएटिव माइंड के हो तो क्वेश्चन पूछ सकते हो, लेकिन इसका सही जवाब ये होगा कि देश के 150 करोड़ पॉपुलेशन का अगर नेतृत्व करना है, सरकार चलानी है, तो एक सदन जो 5-5 सालों पर डिजॉल्व होने के चांसेज हैं, या मिड टर्म के इलेक्शन हमारे हो सकते हैं, चूँकि उसका टेन्योर कोई फिक्स हमारा है नहीं। तो देश में एक जो इमरजेंसी हालात पैदा हो सकती है, या कोई ऐसे स्टेबल अगर हमारा ये असेंबली नहीं होगी, तो आगे चल कर के ये दिक्कत हो सकता है। इसी को ध्यान में रख कर के जो मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट और जो मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री हमारा है, वहाँ पर बाई कैमरल सिस्टम को लाने का प्रयास किया गया है। और वो तुम्हारा हायर असेंबली जो हमारी होती है, जैसे कि केंद्र में राज्यसभा और राज्य में जो विधान परिषद हमारी होती है, ये कभी डिजॉल्व नहीं होता है। इसका टेन्योर 6 ईयर का होता है हमारा, और हर 2 साल पर 1/3 हमारे सांसद और विधायक जो हैं हमारे रिन्यू कर दिए जाते हैं, उनका रिन्यूअल करा दिया जाता है बाई ईयर्स पर, मतलब 2-2 साल पर इसका रिन्यूअल होते रहता है। यानी कि अभी जो वर्तमान में सांसद चुने गए है ना, 1/3 वो 2020 चल रहा है, तो 2026 तक कार्य करेंगे, 6 साल कार्य करेंगे। तो बीच में फिर 2 साल के बाद में रिटायर लोग करेंगे, तो फिर 2 आएगा, तो 2028 तक करेगा 22 वाला। तो ऐसे करके वो एक पूरा साइकिल बना रहता है, और वो हमारा राज्यसभा कभी डिजॉल्व नहीं होता है। लोकसभा की एक व्यवस्था है जहाँ पर डायरेक्ट हमारा वोटिंग्स एंड इलेक्ट्रल जो कॉलेजेस रन करते हैं, और उसका इलेक्शन में हमारा पार्टिसिपेट करता है लोग। तो इसका इस्टेब्लिशमेंट हमारा 5 ईयर्स के लिए किया गया है, और सरकार की भी पूरी अकाउंटेबिलिटी जो है हमारा लोकसभा के प्रति ही तय कर दी जाती है, जवाबदेही तय की जाती है। इट मीन्स दैट कि अगर विधानसभा और केंद्र में जब हमारा लोकसभा किसी भी कारणों से जब डिजॉल्व कर जाता है, तो सरकार स्वतः हमारी समाप्त हो जाती है, क्योंकि सरकार ही फैसला लेती है डिजॉल्व करने का। यानी कि हर 5-5 सालों पर जो चुनाव कराने की प्रक्रिया हमारे देश के अंदर में है, जिसको एक जनरल इलेक्शन हम लोग कहते हैं, जिसको आम चुनाव कहा जाता है, और राज्यों की जो स्टेट असेंबली जो हमारा इलेक्शन होता है विधानसभा की होती है, वो भी 5-5 सालों के लिए हमारा किया जाता है। तो तुम यहाँ देख सकते हो दोनों के बारे में जिक्र किए हुए, राज्यसभा का और लोकसभा का। इसमें थोड़ा सा एक ब्रश लाना पड़ेगा। हाँ देखो, नाउ यू कैन सी दैट राज्यसभा का टोटल कॉम्बिनेशन। हाँ, इसमें एक चीज़ समझना होगा थोड़ा सा, परिसीमन की जो एक व्यवस्था हमारी होती है। तो परिसीमन का जो हमारा एस्टेब्लिशमेंट हमारा होता है, या जो एक नई चीज़ों का जो सीमांकन करने का प्रयास किया जाता है कंस्टिट्यूएंसी का, यानी कि संसदीय क्षेत्रों का, ये इसका आधार हमारा अब तक की जो संसद व्यवस्था चल रही थी उसमें 1971 को बेस माना गया था, जो बाद में 2001 के सेंसस रिपोर्ट के साथ में चेंज हो गया हमारा। और 2001 के सेंसस के रिपोर्ट पर 2009 में एन गोपाला स्वामी के नेतृत्व में तुम्हारा एक परिसीमन की व्यवस्था की गई थी, जो उस पॉपुलेशन की
व्यवस्था के तहत में ये इसका फिक्सेशन किया गया था। तो ये 2026 तक ये सीट्स हमारे रिजर्व हैं। इट मीन्स दैट कि राज्यसभा में ज़्यादा से ज़्यादा कितने मेंबर हो सकते हैं, तो ये 250 है ना। नॉमिनेशन हमारा 12 लोगों का होता है। 12 ऐसे लोग होते हैं जो नामचीन हस्तियां देश की होती है। एज फॉर एग्जांपल उनका अगर कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा हाई रहा है गेम्स एंड स्पोर्ट्स में, सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर अगर हमारे देश की सेवा उन्होंने किया है, या कोई ऐसा बड़ा नाम जो साहित्य के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ विनर हो, या देश की बड़े जो साहित्यिक नामों में से एक जैसे तुम्हारा रविन्द्रनाथ टैगोर वगैरह की उस कैटेगरी के जो लोग हैं, या वर्तमान में जो बड़े हमारे ये जर्नलिज्म के कोर्स करके जो अपना कार्य कर रहे हैं, जर्नलिस्ट जिसको हम लोग कहते हैं, जनसंवाद स्थापित करने का काम करते हैं, समाज सेवा करते हैं, या ऐसे टॉप क्लास ब्यूरोक्रेट्स भी कर सकते हो। आफ्टर देन वॉलंटरी रिटायरमेंट या आफ्टर देन रिटायरमेंट उनका नॉमिनेशन प्रेसिडेंट जो होता है हमारे, वो राज्यसभा के लिए कर सकते हैं। ये 12 हमारे ऐसे मेंबर्स हमारे होते हैं जिनका नॉमिनेशन राष्ट्रपति अपने विशेष अधिकार से करते हैं। हालांकि कहने में आता है कि राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन इसका अनुशंसा सरकार ही हमारी करती है। क्योंकि पार्लियामेंट्री सिस्टम में तुम्हें पता होगा कि रियल पावर एंटरटेन करने की पूरी शक्ति हमारी प्राइम मिनिस्टर के पास में निहित होती है। तो जो कैबिनेट और काउंसिल फैसला लेती है पार्टिकुलर नामों का, जैसे पिछले दिनों तुम लोगों ने देखा होगा, ये उड़ीसा के हैं जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जो चीफ जस्टिस थे CJI रंजन गोगोई, है ना। तो इनको राज्यसभा में नॉमिनेट किया गया था। तो इस पर पूरा बवाल मचा था कि इनको राम मंदिर के मामले में फैसला देने के कारण, है ना, सरकार ने इनको प्राइज़ दिया है राज्यसभा में जाने के लिए। और बहुत सारे लोगों ने इस पर उंगली भी उठाई थी। देश के अंदर में हंगामा हुआ था कि ये जुडिशरी कहीं ना कहीं से प्रभावित हो जाएगी, इसकी जो लिबर्टी और इंडिपेंडेंट तरीके कार्य करने की जो प्रवृत्ति हमारी होती है वो हमारा बाधित हो सकता है। हालांकि इस पर बाद में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ही फैसला लिया कि नहीं, न्याय के क्षेत्र में कार्य करने वाले अच्छे अधिवक्ता और अच्छे हमारे जजेस को भी, है ना, राज्यसभा में भेजा जा सकता है। या इवन वर्तमान में तुम लोगों ने देखा होगा ये जो कृषि बिल का जो ड्रामा पूरे देश में खड़ा हुआ है, ये 2002 के MS स्वामीनाथन रिपोर्ट के बेस पर आधारित है ना। 2002 में MS स्वामीनाथन, और MS स्वामीनाथन वही MS स्वामीनाथन है जो तुम्हारे 1966 में देश में बहुत बड़ा रिकॉर्ड गेहूं के उत्पादन करना, या जो आज जो बवाल मचा हुआ है MSP का, ये हरियाणा और पंजाब वाले क्षेत्रों में भी तुम्हारा मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस का जो मैटर हमारा है, ये स्वामीनाथन रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली ही लागू किया गया था। और स्वामीनाथन ने ही सुझाव दिया कि देश में कृषि बिलों में तमाम कैसे सुधार करके हम किसानों की जीवन शैली को सुधार सकते हैं, कैसे कमर्शियल एंड इसेंशियल कमोडिटी में इसको बाहर कर सकते हैं, कैसे इसको हम शामिल कर सकते हैं, और इसका कैसे बेनिफिट हम किसानों को दे सकते हैं। तो MS स्वामीनाथन को ग्रीन रिवॉल्यूशन में अच्छे कंट्रीब्यूशन देने के लिए उनका नॉमिनेशन पिछले दिनों राष्ट्रपति ने किया था। इवन सचिन तेंदुलकर के बारे में तुम लोगों ने पता होगा, भारत रत्न से भी सम्मानित हैं, गेम्स एंड स्पोर्ट्स में कुछ बहुत बड़ा नाम है, मास्टर ब्लास्टर और गॉड ऑफ द क्रिकेट के नाम से जाना जाते हैं। तो पूरी दुनिया में भारत के फेम प्रसिद्धि दिलाने में सचिन तेंदुलकर का बहुत बड़ा हाथ था। और पिछली सरकारें ने सचिन तेंदुलकर को भी राज्यसभा में नॉमिनेट करने का फैसला हमारा किया था। या न्याय के क्षेत्र में अच्छे कार्य करने के लिए एक अच्छे अधिवक्ता के तौर पर नाम था तुम्हारा राम जेठमलानी का, वो अब नहीं रहे इस दुनिया में, उसको भी पिछली सरकारों ने नॉमिनेट किया था। या फिल्म क्षेत्र में अच्छे काम करने के लिए तुम्हारा विनोद खन्ना का नाम है, रेखा का नाम है। ऐसे जो नामचीन हस्तियां हमारी हैं जो राज्यसभा की तरफ नॉमिनेट की जा सकती है। या ऐसे बहुत सारे पत्रकार भी हमारे हैं, जर्नलिस्ट भी हैं जो देश की अच्छी सेवा कर रहे हैं, और सरकार को ऐसा लगता है कि आदमी डिजर्व करता है तो उसको राज्यसभा में नॉमिनेशन कर सकती है। तो ऐसे 12 सदस्यों का नॉमिनेशन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है, जो कहीं ना कहीं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट रन करती है, COC हमारी केंद्र की, वही इसका अनुशंसा करती है। और 238 जो हमारे राज्यसभा के मेंबर हैं, इनका इलेक्शन इनडायरेक्ट तौर पर होता है। इसके इलेक्टोरल कॉलेजेस में हमारे इलेक्टेड MLA और इलेक्टेड MP हमारे होते हैं, ये नॉमिनेटेड नहीं हो सकते हैं। जो नॉमिनेशंस के माध्यम से हमारे जाते हैं वो हमारे राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव में भाग नहीं ले सकते हैं। राज्यसभा के चुनाव में वही लोग भाग ले सकते हैं कि जिनको परोक्ष रूप से चुना गया है। तो ऐसे प्रतिनिधि हमारे लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर होते हैं, और ऐसे MP हमारे लोकसभा के जो होते हैं जिनका डायरेक्ट इलेक्शन होता है, यही लोग मिल बैठ करके तय कर लेते हैं, और उसके बेस पर राज्यसभा में लोगों की नियुक्ति हमारी ये इलेक्शन हमारा सिक्योर हो पाता है।
ये 550 तुम्हारा जो बुक में दिए हुए हैं, ये लोकसभा के बारे में गलती से इसमें टाइप हो गया है, ये बुक की फॉल्ट है। और यहाँ पर देखो, मेंबर्स रिप्रेजेंटेटिव स्टेट हमारे 229 हैं, और मेंबर्स ऑफ द यूनियन टेरिटोरीज 9 हमारे केंद्र शासित प्रदेशों से राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव होते हैं। 229 हमारे फुल फेज स्टेट जो हमारे होते हैं, वहाँ से इनका चुनाव होता है। 12 का नॉमिनेशन ऐसा होता है, और इस तरीके से पूरे राज्यसभा का जो यूनिट हमारा है लगभग 250 का तुम्हारा बनता है। मेंबर्स का जिक्र मैं यही कर दे रहा हूँ, चूँकि ऑलरेडी लिस्ट में तुम्हारा दिए हुए कंपोजिशंस के टर्म में। अब बात आती है हमारी लोकसभा की, ठीक है। तो लोकसभा में आप देख सकते हो कि मैक्सिमम मेंबर का प्रोविज़न 2026 तक किया गया है 552 का। 552 से ज़्यादा सदस्य हमारे नहीं हो सकते हैं, जिसमें 550 ऐसे प्रतिनिधियों का हमारा चुनाव होता है, जिसमें 530 तुम्हारे यहाँ पर आ जाए, हाँ ये देखो 530 हमारे चुनाव होंगे। ये फुल फेज स्टेट हमारे होते हैं, जैसे बिहार हो गया, दिल्ली हो गया, ये हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, ये सब जो स्टेट हमारे होते हैं। और 20 हमारे ऐसे जो राज्यों से चुनाव हमारे होंगे जो यूनियन टेरिटोरीज होगा, यानी कि जो केंद्र शासित प्रदेश हमारे जो होते हैं, वहाँ से 20 का चुनाव कर सकते हैं। और 2 मेंबर्स हमारे नॉमिनेट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। ये हमारे आंग्ल भारतीय, जिसको हम लोग कहते हैं एंग्लो इंडियन कहते हैं, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। एंग्लो इंडियन कम्युनिटी हमारी ये है, जिससे कि सरकार ने एक ऐसा प्रोविज़न किया था कि अंग्रेज़ हमारे देश पर लगभग 400 सालों तक शासन किए थे। और बहुत हद तक की गुंजाइश हमारी बनती है कि अगर मान लो कि टॉप क्लास के कोई ब्यूरोक्रेट्स हमारे हैं, जिनको कहीं ब्रिटिश घराने की, चाहे ब्रिटिश टॉप क्लास ब्यूरोक्रेट्स के यहाँ की कोई लड़की पसंद आ जाती है, उसके साथ में जो कोई ये वैवाहिक संबंध हमारे स्थापित हो जाते हैं, या ब्रिटिश लड़का है वो जो भारत की तरफ में कुछ एम्बेसी का मेंबर्स लोग रहा है और भारतीय लड़की से शादी कर लिया है, तो उसकी जो संतानें हमारी होगी वो आंग्ल भारतीय पहचान मानी जाएगी, है ना। उसको सिटीजनशिप का प्रोविज़न हमारे देश के अंदर में किया गया है। जैसे तुम देख सकते हो, ये पैटर्निटी होने के बावजूद भी मतलब पितृसत्तात्मक व्यवस्था देश के अंदर में रन होने के बावजूद भी जो जेंडर जो इक्वलिटी की जो बातें हमारी की गई है, लैंगिक समानता का, उसमें अब पुरुष और महिला दोनों की प्रधानता अहमियत मानी गई है। तो आज वर्तमान में तो पूरा फॉर्मली देखा जाए तो इक्वल इंटरटेनमेंट हमारा मेल एंड फीमेल बेस पर हमारा हो रहा है। और सिटीजनशिप में भी बहुत सारे जो पिछले दिनों एनआरसी और सीए का मैटर तुम्हारा रहा है, उसमें तमाम ऐसे नागरिक संशोधनों की बातें उसमें की गई है। तो चूँकि आप लोग जूनियर स्टूडेंट हो, उतना डिटेल्स में तुम लोग को मैं बता भी नहीं पाऊँगा और समझ भी नहीं पाओगे। इतना समझो कि ऐसे प्रोविज़न हमारे किए गए हैं। एक ऐसा ही मैटर तुम्हारा देश में तुम लोग को देखने को मिला होगा, ये सोनिया गांधी इटालियन है ना, और हमारे देश के प्रधानमंत्री जो उस समय के थे राजीव गांधी, ये इंदिरा गांधी के बेटा थे। ये विदेशी लड़की से शादी किए थे। तो लेकिन भारतीय सिटीजनशिप में ऐसा प्रोविज़न है कि कोई विदेशी लड़की जो अगर भारतीय लड़के के साथ में वैवाहिक संबंध स्थापित करती है ना, तो वो तुम्हारा देश की सिटीजनशिप अडॉप्ट करने की कैपेसिटी उसके पास में रहती है। उसमें विवाह का निबंधन कराना होगा, है ना। तो इस तरीके से तुम देखोगे तो इसमें जैसे यहाँ पर तो इंडियन हो गया ना, तो इटालियन इंडियन कर सकते हो, लेकिन इसका इटालियन इंडियन का प्रोविज़न नहीं है, लेकिन एंग्लो इंडियन का प्रोविज़न है। यानी कि एंग्लो इंडियन अगर माँ बाप हैं, अंग्रेज़ी और भारतीय माँ बाप हैं, उससे जो संतानें हमारी पैदा होती है उसको सरकार ने अगर नागरिकता दे रखा है, और ये 2 नाम ऐसे हैं जो कहीं न कहीं किसी क्षेत्र में अच्छा कार्य कर रहे हैं, तो उनको सरकार नॉमिनेशन के लिए प्रस्तावित कर सकती है और राष्ट्रपति कर सकते हैं। लेकिन ये पिछले बहुत दिनों से इसका नॉमिनेशन हो ही नहीं रहा है। यानी कि देश में अभी वर्तमान में जो पार्लियामेंट रन कर रही है वो 545 के स्ट्रेंथ के साथ ही रन कर रही है, जिसमें 543 इलेक्टेड मेंबर्स हैं और 543 के अलावा जो 2 मेंबर हमारे एंग्लो इंडियन नॉमिनेशन की व्यवस्था की गई है, लेकिन जिसका नॉमिनेशन नहीं हो रहा है। इस तरीके से 543 का जो हमारा ऑर्डिनरी मेजॉरिटी का जो हमारा बेस बनता है वो तुम्हारा 272 का बनता है, 272 का बनता है। और तुम्हें जान करके ये सुकून मिलना चाहिए कि जिस देश के सशक्त और प्रभावशाली प्रधानमंत्री के नेतृत्व में लोगों ने बिलीव किया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, पिछली सरकार भी मेजॉरिटी की थी, लगभग उनका
272 के आसपास का आंकड़ा उनको पास में सुरक्षित था। इसके बाद में अलायंस में बहुत सारे मेंबर्स ने उनको सपोर्ट किया था। और अभी वर्तमान में भी तुम देखोगे कि केंद्र की जो मोदी सरकार है, अकेले भारतीय जनता पार्टी 282 सीटों के साथ में मेजोरिटी के साथ सरकार चला रही है। इंदिरा गांधी के समय के बाद में ये दूसरी ऐसी सरकार है जो स्टेबल तरीके से देश को नेतृत्व प्रदान कर रही है। इसके बाद से बहुत सारे ऐसे अलायंस पार्टनर हैं जो उनके साथ जुड़े हुए हैं। जैसे तुम्हारा अभी पिछले दिनों कृषि बिल के नाम पर शिरोमणि अकाली दल का नाम तुम लोगों ने सुना होगा। वो हरसिमरत कौर जो थी कृषि राज्य मंत्री, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। तो कितने ही लोग इस्तीफा दे दें, या बिहार में तुम देखोगे लोक जनशक्ति पार्टी के जो चिराग पासवान हैं, अगर ऐसे लोग भी अगर बाहर भी हो जाते हैं तो सरकार की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। सरकार बिल्कुल सुरक्षित है और 5 साल आपको अब बढ़िया से प्रेम से या मजबूरी में ही सही मोदी को ही फेस करना होगा, तब तक जब तक कि वो कहीं नहीं सरकार को डिजॉल्व करने का कोई डिसीजन। और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आपको बिलीव करना चाहिए, ये पहला ऐसा प्रधानमंत्री देश का है जो बार बार ये कहते हैं कि मैं संविधान के दायरे में रह करके देश के विकास करने के लिए मैं प्रतिबद्ध हूँ और देश की विकास की सपना संजोए बैठा हूँ। और तमाम ऐसी गतिविधियाँ तुम देखो कि एक मजबूत नेतृत्व ही है कि जो देश की सीमा सुरक्षा से लेकर के कश्मीर जैसे 370 के मुद्दे को सॉल्व करना, या तुम्हारा ये जो कॉमन सिविल कोड जो CCC तुम्हारा है, उसके पहला काम उसमें भी प्रारंभ हो चुका है, जिसमें 3 तलाक वाले मैटर को सॉल्व करने का प्रयास किया गया। या तथाकथित एक हिंदू राष्ट्र और देश के होने के नाते जो राम मंदिर की परिकल्पना हमारी थी, उसको भी उन्होंने साकार करने का काम किया है ना। या ज़बरदस्ती संवैधानिक जो आर्टिकल्स प्रोविजंस को इम्प्लीमेंट करना, थोपने का काम वो नहीं करते हैं। वो बार बार कहते हैं कि मैं संविधान के दायरे में रह कर ही देश का विकास करूँगा। और जनसंख्या नियंत्रण कानून और तमाम ऐसे कृषि बिल के मुद्दे हो, NRC CA, जो भी ऐसे मुद्दे हैं, अभी तुम लोग जूनियर हो, इतना डिटेल्स नहीं पढ़ पाओगे, लेकिन इतना समझो कि सब जितने भी मुद्दे हो रहे हैं देश के हित की बात है ना। और ये सरकार मजबूती से तमाम प्रकार के कार्यों को कर रही है। तो ये रहा कंपोजिशन एंड जो स्ट्रेंथ की बात, वो मैंने तुम्हारे सामने जिक्र कर दिया। अब हम दोनों के ये मेंबर्स के क्वालिफिकेशन की चर्चा करेंगे, ठीक है। तो इसमें है कि अ पर्सन हु वांट्स टू बी अ मेंबर शुड बी प्रोसेस ऑफ द फॉलोइंग क्वालिफिकेशन, उसके पास में होना चाहिए लोकसभा के सदस्यों के चुनाव होने के लिए। यहाँ पर ऑलरेडी दिए हुए हैं कि उसको भारत का नागरिक होना चाहिए। ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया एंड ही शुड बी अ 25 ईयर्स ऑफ एज। उसका मिनिमम 25 साल का उम्र होना चाहिए। लोअर असेंबली में जैसे विधानसभा में 25 साल की उम्र था, उसी लोकसभा में 25 साल की उम्र उसका होना चाहिए। एंड नेक्स्ट कह रहा है कि ही शुड नॉट बी द होल्डिंग एन ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट अंडर द गवर्नमेंट, और किसी भी लाभ के पद पर ना हो। यानी कि अगर आपको लोकसभा का चुनाव लड़ना है तो आपको कोई भी ऐसा लाभ का पद वाला जो है उसको छोड़ना पड़ेगा, है ना। या नौकरी चाकरी भी तुम अगर कर रहे हो ब्यूरोक्रेट्स में, बहुत सारे तुम लोगों ने देखा होगा कि चीफ सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर जो होते हैं वॉलेंट्री रिटायरमेंट ले लेते हैं। या बिहार में वर्तमान में तुम लोगों ने देखा होगा एक मैटर DGP का आया था, है ना, गुप्तेश्वर पांडे का। हालांकि चुनाव नहीं लड़ पाए, लेकिन आपको पद छोड़ना होता है। कोई ऐसे पद पर आप बैठ करके ना लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ सकते हो कि लोकसभा का चुनाव लड़े हार गए तो फिर अपना ये ब्यूरोक्रेसी वाला काम कर सकते हैं, ऐसा नहीं। या इवन कोई भी लाभ का पद जो हमारा होगा। नेक्स्ट कह रहा है कि शुड नॉट बी द प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर एंड द प्रोक्लेम्ड द इंसॉल्वेंट, वो किसी भी तरीके से दोषी नहीं होना चाहिए। एक आजकल बहुत टॉपिक चर्चा का विषय बना हुआ है कि क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल क्रिमिनलाइजेशन। बात वही हुआ कि अपराधियों का राजनीतिकरण किया जा रहा है या राजनीति का अपराधीकरण किया जा रहा है। आपको पता होना चाहिए कि देश में जो परिवारवाद और जो ये भ्रष्ट तंत्र और जो अपराध की जो व्यवस्था है, एक सर्वे आया था कि पूरे देश के जो सांसदों का चुनाव हमारा हुआ है उसमें 98% ऐसे लोग हैं जिनके परिवार के कोई ना कोई सदस्य रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी घातक व्यवस्था है। दूसरा है कि क्रिमिनल माइंडेड लोग जो होते हैं अपने सत्ता और रसूख का इस्तेमाल करके, है ना, लोकसभा में विधानसभा में चुन करके चले जाते हैं। अब तुम सोचो कि जो कोई अपराधी व्यक्ति हमारा होगा वो तुम्हारे लिए कितना अच्छा कानून बना सकता है, देश के लिए बारे में सोच सकता है। तो उसमें एक प्रोविज़न पिछले दिन लाया गया था कि जो सजायाफ्ता कानून के लोग हैं, है ना, उनको लोकसभा का चुनाव या राज्यसभा के चुनाव के लिए नहीं लड़ा जाता है। अंडर ट्रायल है, उसको स्वीकार्य है कि अगर उस पर ट्रायल चल रहा है तो उसको कोई जब तक कि कोर्ट ने उसको प्रूफ नहीं कर दिया होगा। और इस तरीके से पहली सदस्यता जाने का काम हमारा लोकसभा में हुआ था लालू यादव का। आपको पता होगा हम सभी बिहार के ही रहने वाले हैं। लालू यादव नहीं, एकदम सही है, सामाजिक न्याय के मसीहा रहे हैं। उन्होंने जन सरोकार से जुड़े हुए मुद्दों पर तमाम काम किया। बिहार के मंडेला भी उनको कहा जाता है।
उन्होंने सोशल हार्मनी को मेंटेन करने के लिए, सोशल इक्वलिटी को मेंटेन करने के लिए गरीब, वंचित, अकलियत, दलित सबको आवाज़ बनने, लेकिन उनके ऊपर में 800 करोड़ रुपये का घोटाला 98-97 में तुम्हारा हुआ था। वो एक बहुत बड़ा राशि है। 8,000 करोड़ रुपया, 800 करोड़ रुपया आज वर्तमान में तुम उसका एनालिसिस करोगे किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से मिल करके, तो तुम पाओगे कि बहुत बड़ा राशि वो गबन कर चुके थे। ये पशुओं का चारा था और उस पर सीबीआई कोर्ट जो तुम्हारी है रांची का, उसने फैसला लिया और उनको सज़ा मुकर्रर कर दी गई है। इस तरीके से वो राज्यसभा, उस समय लोकसभा के सदस्य थे, उनको इस्तीफा देना पड़ा था। यह एक ऐसे मोरल जो हमारा विज्ञापन के तौर पर विकसित करने का प्रयास किया गया है कि अगर कोई व्यक्ति क्रिमिनल माइंड का रहा है, इसका क्रिमिनल जिसका इतिहास रहा होगा, वो अपने शपथ पत्र में 3 बार लिखेगा, मैं अपराधी चरित्र का व्यक्ति कभी रहा हूँ और अभी भी मेरे ऊपर में ट्रायल चल रहे हैं। आपको उसमें जो शपथ होता है, 6A फॉर्म होता है शायद इलेक्शन का, उसमें सारे तमाम सूचनाएं तुम्हारी कैंडिडेट की डालनी होती है। तो ये ऐसा होना चाहिए कि उसके ऊपर में किसी प्रकार का ऑफेंस और कोई भी ऐसे प्रोक्लेमेशन का हमारा दौर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट कह रहा है कि ही शुड हैव हिज नेम इन इलेक्टोरल रोल्स इन द पार्ट ऑफ द कंट्री। देश के किसी भी कोने में जो हमारा मतदाता सूची है उसमें उसका नाम होना हमारा ज़रूरी है, तो वो हमारा मेंबर बन सकता है। इलेक्शन एंड वर्किंग ऑफ द लोकसभा का जो संदर्भ है, तुम्हें पता होना चाहिए कि इसका इलेक्शन 5 साल के लिए हमारा होता है ना। और 5 साल के लिए जो 18 साल से ऊपर के जो स्वस्थ व्यक्ति हैं, जो कोई भी ऐसा स्वस्थ व्यक्ति जो वोट में पार्टिसिपेट करता है हमारा, वो उसके लिए चुन सकता है। और उसके डिजल्वेशन की जो सवाल हमारी पैदा उठती है, 5 साल का टेन्योर होता है, 5 साल के बाद में तो स्वतः डिजल्व होना ही होना है। लेकिन अगर मान लो कि ऑर्डिनरी मेजोरिटी के अगर संख्या बल को भी कोई सिक्योर नहीं कर पाता है और बीच में ही सरकार गिरने की स्थिति पैदा हो जाती है हमारी, तो मिड टर्म इलेक्शन भी हमारे हो सकते हैं। और इलेक्शन लोकसभा के जो कंस्टिट्यूंसी के जो जिक्र किया गया है, उसमें जो वोटिंग एज जो हमारा 21 का 18 का है, ये सब बदलते रहा है। इसमें तुम्हारे बुक में दिए 1952 में 21 साल किया गया था, जो बाद में 1988 में घटा करके 18 साल कर दिया गया था। तो ऐसा बायोलॉजिकली संदर्भ माना जाता है, तुम लोग बायोलॉजी पढ़ते भी होगे। प्री मेच्योर्ड एज की शुरुआत हमारी 13 साल से ही हो जाती है। लड़कियों में थोड़ा पहले ही हो जाता है, पबर्टीज़ के जस्ट बाद, यानी कि एडोलसेंस जो हमारा प्रारंभ होता है, गर्ल्स में 11 और लड़कों में 13 से शायद प्रारंभ होता है। और ये 11 और 13 की जो एडोलसेंस एज हमारी होती है, वो चाइल्ड एज से कहीं ऊपर आ जाती है और मेडिकली वहीं से मैच्योरिटी तुम्हारी प्रारंभ हो जाती है। और ऐसा माना जाता है कि 18 साल तक अचीव करते हुए तुम उम्र, लड़का हो या लड़की हो, उसकी मानसिक परिपक्वता इस स्तर पर दिखाई देती है कि वो अपने लिए सही और गलत चीज़ों का चुनाव हमारा कर सकता है। और ऐसे लोगों को बालिग माना जाता है, जिसको हम लोग वयस्क भी कहते हैं हिंदी में, एडल्ट, ये एडल्ट कहा जाता है उसको हम लोग। तो एडल्ट लोग, सरकार चूँकि एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, वो सरकार तुम्हारे लिए तमाम प्रकार के डिसीजन लेती है। जैसे अभी वर्तमान में तुम देखो कि कृषि बिल को लेकर के है तबाह मचा हुआ है, CAA NRC का मैटर है, 3 तलाक का मुद्दा है, डिजल्वेशन ऑफ द आर्टिकल 370 है। ये सब कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट इश्यूज़ हैं, अगर आप न्यूज़ देखते होंगे तो उससे आपको पता चलता होगा। तो ये कहीं ना कहीं जो विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं या घरों में बैठ करके आप लाचारी बेबसी महसूस कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं आप इसके लिए ही रिस्पॉन्सिबल हैं कि ऐसी सरकार को आपने चुना ही क्यों। तो 18 साल की उम्र वाले लोगों को इसलिए माना जाता है कि वो अपने सही और गलत का फैसला कर सकते हैं, तो उसमें वो पार्टिसिपेट हमारे कर सकते हैं। टेन्योर इसका हमारा 5 साल का होता है। पार्लियामेंट जो कंडक्ट करने की प्रक्रिया हमारी है, पार्लियामेंट कंडक्ट करने की जो हमारी प्रक्रिया है, वो तुम्हारा हिंदी और इंग्लिश में कंडक्ट कराने की बात कही गई है। लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि देश हमारा लिंग्विस्टिक तौर पर बहुत ज़्यादा डाइवर्ज है ना। और हमारे भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है, जहाँ पर राष्ट्र की अन्य भाषाओं की जो मान्यता हमारी मिली हुई है, उसमें 22 ऐसी भाषाएं हैं जिसकी मान्यता दी गई है। तो तुम लोग देखोगे पार्लियामेंट में जो ट्रांसलेटर एक आता है, कानों में जो लगाते हैं लोग, तो वो 22 भाषाओं का एक हमारा इंटरप्ट करने का काम करता है, यानी कि दुभाषिया की व्यवस्था की जाती है। अगर मान लो कि स्पीकर कुछ बोल रहे हैं या कोई माननीय सदस्य हमारे बोल रहे हैं, उनको मान लो कि मैथिली भाषा आती है, मैथिली 8वीं अनुसूची में हमारी शामिल है। अब मान लो कि साउथ इंडिया का आदमी कोई है, कन्नड़ है, तो उसको कैसे मैथिली समझ में आएगा? वो कन्नड़ में बोलेगा तो इनको समझ में नहीं आएगा।
तो आप है ना अपने एडजस्टेबिलिटी के हिसाब से अपनी भाषा का चुनाव कर सकते हो और अपनी भाषा में उसकी बातों को सुन सकते हैं, ऐसी व्यवस्था। लेकिन उसके कंडक्ट करने की जो पूरी व्यवस्था है, यानी कि जो आसन जो जिसको हम लोग कहते हैं, जो स्पीकर का पद होता है जहाँ से वो बैठ करके संचालन करते हैं, ये तय किया गया है कि एक हमारी कम्युनिकेटिव लैंग्वेज और जो ग्लोबल लैंग्वेज इंग्लिश है उसमें कंडक्ट किया जाए, और दूसरा हमारा हिंदी जो हमारी देश की राजभाषा है उसमें इसको कंडक्ट किया जाए। और यही कंसेप्ट हमारे देश के भाषा नीति के तहत में भी काम करती है, जो साउथ इंडिया और वगैरह तमाम जगहों पर तुम देखोगे कि इंग्लिश, हिंदी और एक क्षेत्रीय भाषा का प्रमोशन की बात हमारी की गई है। जैसे बिहार में दो भाषाओं का चलन है, हिंदी और उर्दू का। चूँकि मुस्लिम बाहुल्यता यहाँ पर ज़्यादा है तो उस भाषा को भी यहाँ पर मान्यता दी गई है। लोकसभा स्पीकर का चुनाव हमारा होता है। अभी वर्तमान में तुम्हारे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला हैं और ये काम करते हैं। इसके अलावा 5 ऐसे डिप्टी स्पीकर का भी हमारा चुनाव करता है। मान लो कि मौसम है, सर्दी इतनी है कि तबीयत नसाज हो या कुछ ऐसी व्यवस्था हो जो, या स्पीकर एक सांसद भी तो होते हैं ना, उनको अपने क्षेत्रों में कार्य करने के लिए जाना होगा। तो ऐसा नहीं है कि स्पीकर नहीं रहेंगे तो सदन नहीं चलेगा। उनके जगह पर 5 वैकल्पिक डिप्टी स्पीकर का चुनाव हमारा किया जाता है, जो सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से लोगों को चुना जाता है। उनकी अनुपस्थिति में वैसे लोग सदन की कार्यवाही को हमारे चलाते हैं। और स्पीकर का जो पद होता है, यानी कि आसन पर बैठा हुआ व्यक्ति जो होता है हमारा, काफ़ी पावरफुल होता है पूरी सदन की पूरी व्यवस्था को हैंडल करने का। इवन प्रधानमंत्री भी कब बोलेंगे ये टाइम देने का काम हमारा लोकसभा स्पीकर के द्वारा किया जा सकता है। या प्रधानमंत्री भी अगर आवेश में आकर के, या सदन का कोई भी नेता सदस्य अगर कुछ आपत्तिजनक बातचीत बोलता है तो उस पर कार्रवाई करने का, प्रोसीडिंग करने का पूरा जो अधिकार है हमारा स्पीकर के पास में सुरक्षित है। उसको निलंबन भी कर सकता है। ये बहुत अच्छा और बड़ा पावरफुल पद हमारा होता है। इसी तरीके से राज्यों में विधानसभा स्पीकर हमारे होते हैं, जो अभी वर्तमान में विजय कुमार सिन्हा बने हैं। ये लखीसराय के सांसद हैं, विधायक हैं, और यहाँ पर राज्य में चुनाव हमारा हुआ था। इसी को लेकर के पिछले दिन बवाल भी हुआ था स्पीकर के चुनाव को लेकर के, कि स्पीकर किधर से हमारा हो, सत्ता पक्ष के हो या विपक्ष की तरफ से हो। लेकिन संयोग से भारतीय जनता पार्टी के सत्ता पक्ष के वो हमारे बने हैं। तो नेक्स्ट कह रहा है फंक्शन ऑफ स्पीकर का। ये कह रहा है प्रिसाइड ओवर द मीटिंग्स ऑफ द लोकसभा एंड द मेंटेन अ डिसिप्लिन इन द हाउस। यानी कि लोकसभा के बुलाने का जो प्रिसाइडिंग्स करने का पूरा अधिकार हमारा स्पीकर के पास में होता है, और वो हाउस के डिसिप्लिन, अनुशासन को मेंटेन करने का काम हमारा स्पीकर के द्वारा तय किया जाता है। जैसे हम लोग भी हैं क्लास में, जब हम क्लास कंडक्ट कर रहे होते हैं तो 40 मिनट के लिए तो हम ही लोग ने स्पीकर होते हैं। तो 40 मिनट में किसी बच्चे को पनिश करना, किसी भी बच्चे को आउट ऑफ करना, किसी को प्रशंसा करना, वेल डन करना, ये सब तो हम ही लोग करते हैं। तो ये सब काम, चूँकि अनुशासन लाइफ में बहुत ज़रूरी है, और ये हाउस है, वहाँ पर सदन चलती है, वहाँ पर देश के लिए कानून बनता है, बहस होती है, तो वहाँ पर डिसिप्लिन का होना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो इसको मेंटेन करने का काम हमारा स्पीकर करते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि अलाउज टाइम टू द मेंबर्स टू द स्पीक इन द हाउस। मैंने तय किया कि देश के प्रधानमंत्री भी अगर सदन के नेता या विपक्ष जो भी हों, उनके सदस्यों को टाइम का निर्धारण हमारा स्पीकर के द्वारा ही तय किया जाता है। उसको अब ऐसा नहीं कि अपने मन से तुम बोल सकते हो, वो अपने पद आसन से बैठ करके ना अनाउंसमेंट करेंगे कि पार्टिकुलर मेंबर तैयार हो जाए, उनका समय आ गया है। इसके बाद में कैन एडजॉर्न इन द मीटिंग ऑफ द लोकसभा। उसके पास में एक ऐसा अधिकार होता है कि किसी भी समय है ना सदन की व्यवस्था को स्थगित कर सकते हैं। जैसे तुम लोग देखोगे कि जब पार्लियामेंट सेशन आउट हमारी होती है तो उसमें कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट इश्यूज, मुद्दे हमारे होते हैं जिस पर अपोजिशन बवाल मचाने लगता है ना, जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगने लगते हैं, हंगामा होने लगता है। तो अगर स्थिति कंट्रोल से बाहर हो जाती है ना, तय नहीं कर पाता है स्पीकर कि इसको कैसे चलाएं, चूँकि संसदीय प्रणाली गरिमा में हाथापाई और अभद्रता, बेतुकी बातें करना, ये सदन के समय को बर्बाद करने जैसा है। और स्पीकर को हमारा कहीं ना कहीं एग्जीक्यूट पावर भी है ना, कि ऐसे सदस्यों को ये निलंबन और उसको कैंसिल करने का अधिकार उसके पास में सुरक्षित हमारा रहता है। तो देखोगे तुम लोग न्यूज़ में आता होगा कि भोजन काल तक के लिए स्थगित कर दिया गया है ना, चाय काल तक के लिए स्थगित कर दिया गया, या 2 दिनों के लिए स्थगित कर दिया गया, अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। ऐसे सब तुम लोग सुनते होगे, प्राय आता है हमारा। ठीक है, तो नेक्स्ट कह रहा है कि रिजोल्यूशन और द बिल कैन बी मूव्ड ओनली विद द हिज परमिशन। कौन सा बिल पर आज चर्चा होगी और उसका ये प्रोविज़न तैयार होगा, ये हमारा स्पीकर तय करता है। कॉल्स फॉर वोट ऑन बिल एज वेल एज ऑन दी अदर मोशंस। सदन की कोई भी ऐसी संशोधनात्मक कार्यवाही हमारी होती है
कि कब वोटिंग होगा, उस पर कब डिबेट होगा, उसको किस मोड से पारित किया जाएगा। जैसे तुम लोगों ने सुना होगा कि साधारण बहुमत से पास कर दिया गया। एक शब्द आता है तुम्हारा ध्वनि मत, है ना, ध्वनि से तय कर दिया जाता है कि कितने लोग इससे सहमत है, कितने लोग इससे असहमत है। या कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट बिल होते हैं जिस पर डिबेट की रिक्वायरमेंट हमारी होती है, बहस का, तो ये अपोजिशंस की तरफ से प्रस्ताव आता है स्पीकर के पास में कि हम लोग इस पर बहस चाहते हैं, है ना। तो देखो कि तुम लोग डिबेट सेशन का आयोजन हमारा किया जाता है, जिसमें हर एक सदस्य को 10 मिनट, 5 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, जो जैसी हैसियत रखता है उसके हिसाब से उसको टाइम प्रोवाइड किए जाते हैं हमारे। उसमें सबसे ज़्यादा समय तुम्हारा सदन के नेता यानी कि प्रधानमंत्री या जो भी कोई लोग हों उनको मिलता है, और जो अपोजिशन लीडर होते हैं उनको ज़्यादा मिलता है, और इस सदस्यों को 2 से 3 मिनट का समय मिलता है, उसी में आपको अपनी बातों को रखना होता है। अब देखते हो रातों रात तक चलता है तुम्हारा, जैसे एनआरसी और सीए के मैटर पर था, या कृषि बिल पर सरकार कह रही है कि बिना बहस का पास हो गया। इसमें भी लोग कह रहे हैं कि सरकार का पेच है कि कोरोना काल में छोटा सेशन कंडक्ट करा करके बिना चर्चा के लोग पास कर दिया। तो ये लोग अपोजिशंस कह रहा है कि हम लोग चाहते हैं कि कृषि बिल पर चर्चा हो। तो सरकार इसके लिए भी धीरे धीरे तैयार हो रही है कि नेक्स्ट सेशन में जब माहौल स्मूथ हो जाता है, कोरोना की स्थिति समाप्त हो जाती है, तो उस पर डिबेट करने के लिए और वोटिंग करने के लिए भी सरकार तैयार है। क्योंकि सरकार का तो कोई बाल बाका बिगाड़ नहीं सकता है। मान लिया डिबेट में आप इधर उधर कर सकते हैं, वोटिंग में तो दोनों जगह पर सरकार मजबूत स्थिति में है। और चूंकि सरकार स्वामीनाथन के रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली जो भी प्रस्ताव आए थे उसी पर कृषि बिल का कार्य कर रही है। एपीएमसी हो, एमएसपी हो, या तुम्हारा एसेंशियल कमोडिटी हो, जिस पर विवाद हुआ है, जिसको समस्या आ रही है ना, उनको देखना चाहिए, बिल को समझना चाहिए थोड़ा सा। या उतना फुर्सत नहीं है तो जो न्यूज़ के ऐसे जो हमारे इंडिपेंडेंट जो हमारे जर्नलिस्ट हैं जो एनालिसिस करते हैं, चुनावी सर्वेक्षण और जो तमाम प्रकार के ऐसे कानूनों की सर्वेक्षण करने की क्षमता रखते हैं, उनके डिबेट्स वगैरह को देखो तो तुम्हें क्लियर हो जाएगा कि कृषि बिल बहुत ख़राब नहीं है। तो ये सरकार इस सब पर तैयार है तुम्हारी। नेक्स्ट करा है डिसाइड वेदर द पार्टिकुलर बिल्स इज द मनी और नॉट, मनी बिल है या नहीं है। इसके बाद में 1/10 का जो तुम्हारा कोरम पूर्ति का जो प्रस्ताव है इसको भी करने का प्रयास किया जाएगा। एंड अलाउज द डिजॉल्व द मेंबर ऑफ द पुट अ क्वेश्चन ड्यूरिंग द क्वेश्चन आवर। प्रश्नकाल तुम्हारा 11 से 12 का जो सेशन आहूत किया जाता है उसमें सभी को तुम्हारा तारांकित और अतारांकित यानी कि स्टार और नॉन स्टार मार्क के क्वेश्चन पूछने के अधिकार तुमको दिए जाते हैं। एडमिट वेरियस मोशन ऑफ द एडजॉर्न एंड द नो कॉन्फिडेंस मोशन। अविश्वास प्रस्ताव पर भी वोटिंग से नॉन वोटिंग का प्रोविजन तुम्हारा स्पीकर के द्वारा ही तय किया जाता है। जैसे पिछले दिनों 2008 में जो तुम्हारा ये न्यूक्लियर डील वाला मैटर था उसमें विश्वास मत हासिल करने की बात हुई थी, या बिहार में नो कॉन्फिडेंस मोशन में तुम्हारा जीतन राम मांझी या नीतीश कुमार को कितना बार सामना करना पड़ा है, ये भी हमारे स्पीकर ही तय करते हैं। हैज़ अ कास्टिंग वोट इन द केस ऑफ द ये डेड लॉक। अगर मान लो कि दोनों सदनों की तरफ से वोटिंग का प्रोविजन किया गया, अगर टाई कर गया मैटर, जैसे मान लो कभी वर्तमान में कृषि बिल ही है जिस पर सरकार तैयार हो गई है कि अगर कोरोना की स्थिति अच्छी हो जाती है और वोटिंग के प्रोविजन अगर आ जाता है, तो मान लो कि अगर ऑर्डिनरी मेजोरिटी के लिए 272 लोकसभा में चाहिए, है ना, समझ रहे हैं ना, 272 अगर चाहिए, अगर टाई कर गया 272 272 दोनों तरफ से हो गया, है ना, या 271 71 हो गया, या 270 70 हो गया, तो उसमें निर्णायक वोट कास्ट करने की क्षमता जो है हमारी उसके पास में सुरक्षित होती है। यानी कि स्पीकर जिधर डालेगा वोट उसकी जीत हमारी तय हो जाएगी। इसके बाद में राज्यसभा का तो क्लियर कर दें, जो स्पीकर, हाँ, राज्यसभा के जो पदेन सभापति हमारे होते हैं, ये देश के जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं यानी कि उपराष्ट्रपति होते हैं, वो राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं, लेकिन उनको चूँकि स्टेबल गवर्नमेंट, ये स्टेबल सदन होने के कारण उनको ऐसा प्रोविज़न किया गया है कि जो हमारे देश के डिप्टी वाइस प्रेसिडेंट हमारे होंगे, उपराष्ट्रपति जो होंगे उसके पदेन सभापति होंगे, और वहाँ भी ऐसे 5 उपसभापतियों का चुनाव हमारा कर लिया जाता है राज्यसभा के मेंबर्स के तौर पर ही। और राज्यसभा के मेंबर्स के तौर पर वहाँ भी सदन के लीडर यानी कि जो रूलिंग पार्टी के लीडर का चुनाव होता है, और वहाँ भी नॉन रूलिंग पार्टी के लीडर्स का चुनाव होता है। और सरकार की ज्वाइंट जो सेशन में उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों तरफ होती है। तो एग्जीक्यूटिव मेंबर्स के तौर पर हमारे प्रधानमंत्री या हमारे देश के जो राज्यों के जो हमारे मुख्यमंत्री होते हैं, ये दोनों सदनों में अपने वक्तव्य देने के लिए हमारे स्वतंत्र होते हैं। जैसे पिछले दिनों तुम लोगों को देखा होगा एक मैटर आया था, बहुत बड़ा बवाल उस पर मचा था। ये प्रोटेम स्पीकर के चुनाव होने के बाद में विधानसभा के सदस्यों का जो हमारा शपथ ग्रहण हो रहा था, तो उस सदन में तुम्हारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी उपलब्ध थे। इसी बात को लेकर के अपोजिशंस वाले लोगों ने हल्ला मचाया था कि ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, ये तो सदस्य तो यहाँ के है नहीं विधानसभा के, तो फिर ये विधानसभा में क्या कर रहे हैं, जबकि सरकार की तो कार्य चल नहीं रही है।
तो इसमें तय किया गया था कि कायदे से देखा जाए तो सदस्य के हैसियत से आप वहाँ नहीं बैठ सकते हैं, लेकिन सरकार की हैसियत से, चूँकि आप सीएम हैं, पीएम हैं, तो आप बैठ सकते हैं, है ना, और कार्रवाई को देख सकते हैं। और ज़रूरत पड़ा तुम लोग देखोगे कि प्रधानमंत्री लोकसभा में वक्तव्य दे करके निकलते हैं और राज्यसभा में भी जाकर के उनको बातों को बताना होता है। और संबंधित मंत्री का, जैसे तुम्हारा 370 का एबॉलिशन का मैटर रहा हो, या राम मंदिर ये वाला मैटर हो, या तुम्हारा राम मंदिर तो खैर जुडिशल मैटर था, वो तो इसमें आया ही नहीं, सीएए हो, एनआरसी हो, या तुम्हारा कृषि बिल का भी मैटर तुम्हारा बना लटका पड़ा हुआ है। तो यही नरेंद्र मोदी या जो कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हैं, ये सभी लोग मिल करके ना, ये दोनों जगह पर, किसी भी सदस्य का मेंबर हो ये मतलब नहीं बनता है, ये दोनों सदनों में जा करके कार्यवाही में भाग ले सकते हैं और अपनी सरकार की विचारधारा को बता सकते हैं कि सरकार इस पर क्या विचार रखती है। इसके सदस्यों के चुनाव के जहाँ तक सवाल है, ये देश के नागरिक हमारा होना चाहिए। इसके बाद में 30 साल की इसकी मिनिमम उम्र होती है। इनको भी कोई भी ऑफेंस वगैरह नहीं होना चाहिए, आपराधिक किस्म के व्यक्ति को नहीं उसमें कर सकते हैं। लाभ के पद पर हमारा नहीं होना चाहिए और इसका भी नाम हमारा वोटर लिस्ट में होना चाहिए, ऐसे प्रोविजंस है। और मनी बिल राज्यसभा में पास नहीं हो सकता है, ये आर्टिकल तुम्हारा 110 और 112 का है। हालांकि तुम लोग जिस स्टैंडर्ड को उसके हिसाब से आर्टिकल एनालिसिस सूचित नहीं है, लेकिन मेरे पास कुछ नॉलेज था तो मैं सोचा कि तुमको बता दूं। 110 तुम्हारा मनी बिल है, 112 तुम्हारा वित्त का है। उसका प्रोविज़न जो है हमारा, ऐसा व्यवस्था किया गया है कि मनी बिल का मैटर जो है हमारा, ये केवल लोकसभा में ही पारित हो सकता है और ये सब हो सकता है, ये राज्यसभा का विषय हमारा नहीं होता है। रेस्ट सारी पावर्स लोकसभा के पास में है, वो राज्यसभा के पास भी हमारा सुरक्षित है। इसके बाद में नेक्स्ट है पावर एंड फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट। चूँकि तो ये कम से कम में मैंने पढ़ाया, तब जाकर के तुम्हारा 55-56 मिनट का वीडियो बन गया है, तो घंटे का क्लास ही हम लोग का रहता है, तो मैं इसी को यहीं पर रोक रहा हूँ। अगले फेज़ में पावर एंड फंक्शन को अगर हम लोग पढ़ेंगे और पार्लियामेंट्री वर्क सिस्टम के बारे में जानने समझने का प्रयास करेंगे। तो अभी बस यही इतना ही है, इसको आप देखिए, समझिए, और यदि समस्या आती है तो आप बात कर सकते हैं। समस्या नहीं आनी चाहिए, क्योंकि एक छोटे छोटे पॉइंट्स को मैंने काफ़ी अच्छे से डील करने का प्रयास किया है, लेकिन फिर भी हर बच्चों की अपनी कैपेसिटी होती है। अगर किसी को कोई दिक्कत आती है देन ऑब्वियसली यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन बाबू। ओके, चलो इसको देखो।